ख़वातीन व हज़रात, आज के महमान खصوصी इज़्ज़तमाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, बटालियन कमांडर 4th पाकिस्तान बटालियन, कायदे आज़म्स ओन लेफ्टिनेंट कर्नल मौदूद अल हसन, एकेडमी सूबेदार मेजर मोहम्मद अफसर और एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद दाऊद खान के हमरा 146 PMA लॉन्ग कोर्स, 34वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 65वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 20वें लेडी कैडेट कोर्स और 5वें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के चाको चौबंद दस्तों का मुआयना करेंगे।
आज पास आउट होने वाले कैडेट्स में 20 कैडेट्स दोस्त ममालिक से हैं, जिनका ताल्लुक कतर, इराक, श्रीलंका, फलस्तीन, नेपाल और मालदीव से है। Ladies and gentlemen, today's passing out parade includes 20 cadets from friendly countries. These cadets are from Qatar, Iraq, Sri Lanka, Palestine, Nepal, and Maldives. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 140वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है। तकरीब के मेहमान खصوصी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जावेद बाजवा ने दीगर अस्करी हुक्काम के साथ परेड का मुआयना किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल 140वें पीएमए लॉन्ग कोर्स में दोस्त ममालिक के बेहतरीन कैडेट्स को देंगे। दोस्त ममालिक के 20 कैडेट्स इस परेड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 140वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है, जो कि आप अब मेहमान खصوصी आला कंपनी को परचम अता करेंगे। पुरानी आला कंपनी औरंगजेब कंपनी। नई आला कंपनी हैदर कंपनी। This banner is conferred upon the champion company for leading the others in all training
and sports competitions during the session. The tradition for the award of banner goes back to 1948, when the second Governor General of Pakistan, Khwaja Nazimuddin, awarded the first banner to Khalid Company. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 146वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है। तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नई आला कंपनी हैदर और खालिद कंपनी पर परचम अता किया है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 146वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपके सामने से गुजरें तो आप एहतरामन खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, now parade will march past in quick time. You all are requested to rise when the national standard and Pakistan Military Academy banner pass in front of you. जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं।
बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नील इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। पच्चम पार्टी कहलाता है। ये चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मुक़द्दस तरीन रवायतों के अलमबरदार हैं। इनमें सबसे आगे कौमी अलम है जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को सन 1961 में अता किया गया। इसके साथ PMA निशान है जो PMA की चारों बटालियंस का मुश्तरका इफ्तिखार है। बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। ऐ अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम। ऐ खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा।
है, तू वतन का है सहारा। मेरे सरबकफ मुजाहिद, मेरे सब शिकन सिपाही, ये तेरा यकीन मोहकम, तेरी हिम्मतों की जान है, तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही, तू ही मंजिल, तू ही मेरे कारवां है। ये ज़मीं तेरी ज़मीं है, ये जहां तेरा जहां है।
अदालत कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई वज़ीर आज़म हो, गवर्नर हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं होता। और यही वजह है कि जब 2017 में इस्लामाबाद की रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को तकरीबन 100 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर तलब किया, तो मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ के हमरा हर रोज़ अदालत में पेश होते थे और कोई उन्होंने अदालत से NRO नहीं मांगा। नवाज शरीफ ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा मेरे कायद ने कि आप जो पानामा का जो बेबुनियाद जो इल्ज़ाम है और PTI इमरान खान न्याजी का प्रोपेगेंडा, उसकी आप तहकीक करें। और मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़, मैं, हमजा शहबाज शरीफ, हम सब नैब के अकूबत खानों में और जेलों में कई के साल हमने सौंपतें और बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला के फजल करम से खंदा पेशानी के साथ इसी तरह मेरे पार्टी के साथियों ने, चाहे वो शाहिद अब्बासी हों, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, जो भी हों, चाहे वो हमारे चौधरी हसन इकबाल हों और दूसरी पार्टियों के लोग, सब ने बड़ी जुर्रत के साथ जेलें काटी और सोबतें बर्दाश्त की। लिहाजा अब ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान न्याजी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए एक बात तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपना मुकदमा जो मेरिट पर लड़ा और जो मौजूदा जिसको इमरान न्याजी अमेंडमेंट्स को जो हुई हैं नैब के कानून में, उसको NRO कहते हैं, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ, उसके तहत मरियम नवाज़ को बरियत नहीं मिली, बल्कि केस के मेरिट और जो असल जो कानून था नैब का, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएं NRO के, जो इमरान खान जिनकी बात करते हैं। अलीमा खान को, मोहतरमा अलीमा खान को इमरान न्याजी जब नए नए वज़ीर आज़म बने थे या बनवाए गए थे जुर्लू और फ्रॉड के साथ, उस वक़्त FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन, जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। अभी चंद हफ्ते पहले मोहतरमा
फरागोगी को पंजाब की एंटी करप्शन ने जो क्लीन चिट दी है वो एनआरओ मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। अगर वो एनआरओ है इमरान खान न्याजी के बकौल तो मैंने तो नहीं दिलवाया। अभी 3 दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने एक इमरान न्याजी के एक हलीफ को एक ही दिन में क्लीन चिट दे दी, तो वो एनआरओ मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। और इसके अलावा आज तक बीआरटी जिसमें कई 100 अरब रुपए का घपला हुआ है और इमरान न्याजी की हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडों और हरबों के ज़रिए स्टे ऑर्डर लेती रही ताकि उसके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू ना हो सकें। नैब के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन उसमें शरीक थे। कभी वो पेशावर हाई कोर्ट से लेते थे हाई कोर्ट, कभी जब हाई कोर्ट ऑर्डर देती थी एफआईए को तो एफआईए के ख़िलाफ़ इमरान न्याजी स्टे ऑर्डर लेते थे। मैं पूछता हूँ ये स्टे ऑर्डर था या एनआरओ था? इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस बंद कर दिया गया इमरान न्याजी के दौर में। वो एनआरओ इमरान न्याजी ने अपने ख़िलाफ़ ख़ुद दिलवाया चेयरमैन से या मैंने दिलवाया? मैं तो आज फिर इस अदालत के सामने अदब और एहतराम से पेश हुआ हूँ ताकि दुनिया को ये एहसास हो कि कानून से कोई बालातर नहीं है। मालूम जब्बा ले लें आप। इसके अलावा बिलियन ट्री जो दरख्त है जिसमें साबित हो चुका है, बीआरटी पेशावर में साबित हो चुका है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, वो केस आज तक चल न सके। वो स्टे ऑर्डर जो मिले या केस नहीं चला, वो एनआरओ किसने दिलवाया? वो इमरान खान न्याजी का दौर था। और जो इमरान खान न्याजी नहीं बल्कि हालिया तारीख पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डाका पड़ा 190 मिलियन पाउंड का, वो मेरी बात सुनिए, वो डाका 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब रुपए बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो उस वक़्त के चेयरमैन नैब ने उसके नोटिस क्यों नहीं लिया? वो एनआरओ इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ एनआरओ दिलवाया किससे? उस ज़माने में जब नैब न्याजी गठजोड़ था। तो आज ये किस मुंह से इमरान न्याजी एनआरओ की गर्दान कर रहे हैं दिन रात कि जनाब ये एनआरओ मिल रहे हैं? भाई तुम्हारे दौर में अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला, तुम्हारे दौर में जो मोहतरमा फरागोगी साहबा जो आपकी एहलिया की बड़े करीबी उनका ताल्लुक़ है, जो बताते हैं, उनको एनआरओ एंटी करप्शन दिया। और अभी चंद दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने आपके एक हलीफ को एक दिन में केस ख़त्म किया। आपके मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एनआरओज़ हैं तो आप इनको एनआरओज़ कहेंगे। इमरान न्याजी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मैं हक़ाइक़ से साबित कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले, झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं जो दिन रात झूठ बोलता है। कौम के ख़िलाफ़ आपने साजिश की, जो ऑडियोज़ आ चुकी, जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी साज़बाज़ थी ऑपोजिशन के साथ, वो सारे का सारा ड्रामा आपका, वो सारे का सारा झूठ आपका। किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस खेलते जाओ, खेलना है। और आपका शरीके जुर्म, आपका सेक्रेटरी कहता है कि फिक्र ना करें, ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, जिस तरह हैं मिनट्स मैं बना लूँगा। अंदाज़ा करें कि फिर उसके बाद अब जो ऑडियोज़ और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे ख़रीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के बोलियां लगा रहा है
और मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की, ज़मीर फरोशी की जा रही है। इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठा है और ख़ुद कह रहा है कि मैंने 5 जो वोट हैं ख़रीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वो पैसा कहाँ से आया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो तुम, इतना बड़ा जुर्म, यानी ये क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने 5 वोट ख़रीद लिए हैं। वो पैसा कहाँ से दिया आपने? सरकारी ख़जाने से दिया या फिर फरागोगी या इस तरह के दूसरे जो हीरे जवाहरात देने वाले, किन से पैसा लिया आपने? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा जुर्म है कि आप खुद जुर्म तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने 5 वोट ख़रीदे हैं, कोट एंड कोट। अब वो ज़माना याद कर लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जब एक चीफ जस्टिस जिनका नाम साकिब निसार साहब है, वो दिन रात वो अदालत लगाया करते थे। उनका प्रोरोगेटिव था, उससे कोई इतराज़ नहीं। हफ्ते को इतवार को या तो यतीमों और बेवाओं की दादरसी कर रहे होते, या पाकिस्तान में करप्शन की बेखकनी कर रहे होते, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम नहीं करते उनके ख़िलाफ़ केस सुन रहे होते, या जुल्म और ज़्यादती। क्या कैसे थे? 56 कंपनियाँ, 56 कंपनियों बड़ा, और इतना बदनाम किया मुझे इस 56 कंपनियों को केस ने जिसका हद व हिसाब नहीं। आज इस बात को अब 4 साल गुजर गए हैं, वो 56 कंपनियां कहाँ गईं? उनके खिलाफ कहा जी अरबों रुपए की करप्शन हुई है, वो करप्शन कहाँ गई? मैं साबिक चीफ जस्टिस साहब से भी, उनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और आज इस निज़ाम से भी। वो 56 कंपनियाँ सिर्फ शाबाश, हालांकि उन 56 कंपनियों में पिछली हुकूमतों ने भी कुछ कंपनियां बनाई थीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उन कंपनियों से दिन रात काम लिया और मुल्क की तकदीर बदली। चाहे वो सेफ सिटी था, वो कंपनी थी, चाहे वो ये आपकी ये मेट्रो थी, ऑरेंज लाइन थी, या फिर और बेशुमार मैं आपको बता सकता हूँ, लैंड रिफॉर्म कंपनी, जिससे 5 करोड़ देही किसानों को फ़ायदा पहुंचा और उनको आधे घंटे में उनको मिलती थी वो क्या कहते हैं, टाइटल डीड। अब वो निज़ाम फिर सुना है, वो दोबारा पटवारियों और तहसीलदार, मैं तफसील में नहीं जा रहा। फिर जनाब साफ कंपनी में मुझे बुलाया गया, अदालत, ये अदालत हुक्म दे मैं पेश हूँगा, तो मैं अदालत उज़्मा और अदालत आलिया का हुक्म क्यों नहीं मानूंगा सर आंखों पर। लेकिन किस तरह बुलाकर बदनाम किया गया साफ़ पानी के हवाले से, और किस तरह आज साफ़ पानी कहाँ है। ये हैं वो बड़े तल्ख बातें। क्या उसके बाद इमरान न्याजी को किसी अदालत ने तलब किया? अब वो खुद तस्लीम कर रहा है, खुद, और कह रहा है कि मैंने 5 वोट खरीदे हैं, ज़मीर फरोशी की है, पैसा बर्बाद किया है। और इमरान न्याजी क्या कहते थे, सुन लीजिए ऑडियोज़ के ऊपर, कि जो ज़मीर फरोशी करेगा, ये करता है, उनके बच्चों से कोई शादी ना करे। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान न्याजी कह रहे। भाई बात सुन लें ज़रा मेहरबानी करके, ये मैं नहीं कह रहा। और जो ये हरकत करता है वो मुशरिक है, उसने शिर्क किया। इतने बड़े बड़े फतवे दे दिए, और दूसरी तरफ बात करते हैं रियासत मदीना की। मैं क्या कहा करता था कि खौफ आता है जब कोई आदमी रियासत मदीना की बात करता है। वो कहाँ रियासत मदीना, कहाँ हम खताकार गुनाहगार लोग। काश कि रियासत मदीना की जो एक जो हल्की सी झलक भी हम अपने माशरे में ले आएँ तो अल्लाह ताला शायद हम सब के इज्तिमाई गुनाहों को माफ़ कर देगा। रियासत मदीना में तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं कि तुमने फ़ारस से, तुमने जो फ़ारस फ़तह हुआ तो तुमने वो जो रेवड़ ख़रीदा है और माल मवेशी ख़रीदे हैं वो तुमने सस्ते भाव ख़रीदे हैं। उसने कहा नहीं अब्बा जान, मैंने तो जो मार्केट का रेट था उस पर लेने नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सरदारों ने तुम्हें इसलिए सस्ता माल बेचा है कि तुम खलीफा वक्त के बेटे हो, इतने जो दरम है जो बैतुल माल में जमा करा दो। इमरान न्याजी रियासत मदीना का नमूना तो ये था कि वहाँ पर खलीफा वक्त अपने साहबजादे को कहता है कि अपना फालतू जो मुनाफा कमाया है तुम
वो इतने 40,000 दिरहम या जो भी था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं रकम मुझे पूरी तरह याद नहीं जो मैंने वाक़या पढ़ा है, तो जमा करा दो बैतुल माल में, और बाकी जो है अपना मुनासिब मुनाफा वो तुम अपनी असल रकम अपने पास रखो, और ये इतना पैसा बैतुल माल में जमा कराओ। इमरान न्याजी रियासत मदीना तो ये थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो, एतराफ़ जुर्म कि मैंने 5 वोट खरीदे हैं, यानी ज़मीर फरोशी की है। और ये जो क्या कहते हैं वो कोयले की दलाली में कोयलों की दलाली में मुंह काला, यानी ये तुमने ये किया, और बात दिन रात रियासत मदीना की करते हो। खौफ आता है, यानी जिस्म काम जाता है जब उस रियासत मदीना की बात, काश उसका अशर अशीर भी हम पाकिस्तान के अंदर हम उसको नाफिजुल अमल कर सकते। अल्लाह करे कि एक दिन आए। तो ये दिन रात झूठ बोलना, दिन रात पाकिस्तान को बदनाम करना, किस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से अपना बर्बाद किए गए, और अब हम उसको तनका जोड़ रहे हैं कि ताल्लुकात को ठीक किया जाए। इससे बड़ी ख़यानत, इससे बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि एक घटिया जहनीत की मिसाल मैंने दुनिया में शायद ही कभी देखी हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरे बहनों कि आज खुदारा हम ज़रा सब्र से, होश से काम लें। ऐसा ना हो कि हम यानी जोश में आकर पाकिस्तान, जो बचा कुचा पाकिस्तान है, कायद का पाकिस्तान 71 में जो 2 लख्त हो गया था, आज इस पाकिस्तान को हमने बचाना है, हमने संभालना है, इसको बहाल करना है और दुनिया की अजीम ताकत बनाना है, लेकिन झूठ से नहीं, साजिशों से नहीं, और लग बयानी से नहीं, और दरोग गोई से नहीं, और इदारों के ख़िलाफ़ यानी लंबी ज़ुबान इस्तेमाल करने से नहीं, और ज़मीर की फ़रोख्त और ज़मीर की सेल से नहीं। एक एक पाई कौम की दुख को मिटाने के लिए हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। गरीबों, यतीमों, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें। काश इमरान न्याजी जो आप बात करते थे कि ये PMLN और पीपल्स पार्टी ये दलाली करती है, खुदा न खास्ता ये इन्होंने छांगा मांगा लगाया, इन्होंने फलां किया। आज तो आप खुद कह रहे हैं अपनी ज़ुबान से कि मैंने 5 वोट ख़रीदे हैं। कौम को ये भी बता दो कि उस पर ऊपर कितने करोड़ अरबों रुपए खर्चे, किससे आपने जिस तरह तोशा खाना के जो तोहफे थे हीरों के और जवाहरात के बेच के जेब में डाल लिए, किससे आपने ये हीरे जवाहरात लिए और आपने वो वोट ख़रीदे। ये कौम को बता दें ज़रा, कौम जानना चाहती है। कौम ये जानना चाहती है आपसे कि पैसे कहाँ से लिए, कहाँ से आपने ये डाका मारा, कहाँ से आपने ये शब खून मारा, और आपने कौम का जो पैसा है, कौम के वसाइल जो हैं वो ज़मीर फरोशी के ऊपर आपने बर्बाद कर दिए। फिर आप कहते हैं मैंने KP में इतने अस्पताल बनाए, मैंने इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मैंने ये किया वो किया। ये सब झूठ, फरेब, ड्रामा। काश मुझे इतने सख्त अल्फाज इन हालिया दिनों और हफ्तों में ना करने पड़ते, लेकिन दिल दुखा हुआ है और मैं कहने पर मजबूर हूँ कि मैंने इससे बड़ा यानी फ्रॉड जहन का, इससे बड़ा साजिशी, झूठा, फरेबी, धोखेबाज शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा शहबाज साहब, ऑडियो लीक्स के बारे में बात हो रही है। इमरान खान ने कहा कि 5 MNAs उन्होंने मैनेज कर लिए हैं। उसके बाद देखा कि उन्होंने, इमरान खान ने जो है वो तनकीद भी की कि जो लोग MNAs खरीदेंगे उनके बच्चों से शादी न की जाए। क्या समझते? साथ ही दूसरा ये बताएं कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो हैं वो अफवाहें हैं, तो पंजाब में क्या हुकूमत तब्दील हो रही है? देखें, ये तब्दीली अगर कोई आइनी तरीके से जिस तरह नेशनल असम्बली में हुई तो पंजाब में भी पीछे हुई थी। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने थे, तो ये तो एक आइनी तरीके से अगर कोई मामला होता है तो उससे ना किसी को एतराज़ है ना किसी को बात है। लेकिन आपने ऑडियो में ये भी सुना कि किस तरह वो कह रहे हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो, ज़हनों को अपना प्रोपेगेट करो, ज़हनों को परगंदा करो। किस तरह वो अपनी ऑडियो में कह रहा है, और आपने
फिर ये कहा कि वो ख़त उन जो गुफ्तगू कर रहा है किसी अपने हवारी साजिशी हवारी के साथ, वो ख़त उसका मैंने सोचा हुआ है उसका, ये वो फ्रॉड है, ये वो एक जहनी एक इसकी कैफियत है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में रसवा कर दिया। आज वज़ीर आज़म हाउस में कोई दुनिया का कोई आता है लीडर, वो 100 बार सोचेगा कि वो आके वज़ीर आज़म हाउस में कोई गुफ्तगू कर सकता है जो कि लीक ना हो जाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान नियाज़ी, मैं कौम के 22 करोड़ आवाम को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप ठंडे दिल में अपने वालिदैन के साथ, अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ बैठें, सोचें। मैं अपनी बात कर नहीं रहा, मैं एक खताकार इंसान हूँ, बहुत खताकार इंसान हूँ, लेकिन मैंने गवर्नेंस में अपना खून पसीना दिया है कौम को। नवाज शरीफ ने बहुत अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान से 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग ख़त्म हुई। नवाज शरीफ के दौर में ये मेट्रोज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी। नवाज शरीफ के दौर में किसानों को आधी कीमत पर खाद दी गई। नवाज शरीफ के दौर में किसानों के ट्यूबवेलों को बिजली सस्ती दी गई। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की ऊंचाइयों और बुलंदियों पर पहुंचा। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की जो मईशत थी वो 5.8% पे पहुंच गई। आज इमरान खान नियाज़ी से जब हमने ये हुकूमत संभाली तो यकीन करेंगे पाकिस्तान की माशी कश्ती वो हचकोले रह रही थी, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर पहुंची हुई थी, दिवालियापन पर पहुंची हुई थी। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने कोलिशन पार्टीज़ के तमाम ज़ोमा, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, BNP, अपना MQM, बाप, तमाम ANP, JUI, सब के साथ मिलकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दिवालियापन को पाकिस्तान से निकाला, वरना दिवालिया हो चुका होता। ये वो बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं, ये वो बड़ी तल्ख बातें हैं जो मैं कौम को बताना चाहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि जनाब आपने क्यों संभाला, आपका तो बड़ा ग्राफ ऊपर जा रहा था, आपने अपना सियासी कैपिटल ज़ाया कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा सियासी कैपिटल या मेरे कायद नवाज शरीफ का सियासी कैपिटल पाकिस्तान पर एक मरतबा नहीं, करोड़ मरतबा नहीं, अरबों मरतबा कुर्बान। पाकिस्तान अगर अपने पाँव पे खड़ा होता है, पाकिस्तान के अवाम अगर खुशहाली और ये बीमारी और जो गुर्बत और बेरोज़गारी से निकल आते हैं तो इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। जब आपने प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभाला तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अब उस्मान भट्टी साहब, आप डॉलर की कीमत, उस्मान भट्टी साहब, जब आपने अपना प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभाला तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अब देखा गया है कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आने वाले वक्तों में अवाम को आप समझते हैं कि काफ़ी रिलीफ मिलेगा? अगर इमरान खान इस्लामाबाद पर धरना देता है तो वफाकी हुकूमत इंतजाम वो मैं अलग बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर नीचे आ रहा है और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम, अवाम की दुआएँ और ये हिसाब डार साहब की मेहनत है। अल्लाह ताला करम करेगा। पाकिस्तान में 20वें लेडी कैडेट कोर्स में कमांडांट की एजाजी छड़ी हासिल करने वाली कोर्स अंडर ऑफिसर जुनैरा। पांचवें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स में कमांडांट की एजाजी छड़ी हासिल करने वाली कोर्स जूनियर अंडर ऑफिसर हिरा।
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। Ladies and gentlemen, the reviewing dignitary, Chief of Army Staff, General Jawed Bajowa, Nishan-e-Imtiaz Military, will now address the parade. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lieutenant General Syed Muhammad Adnan, Inspector General Training and Evaluation. Major General Umar Ahmed Bukhari, Commandant Pakistan Military Academy. General Officers, graduating cadets of 146 PMA Long course, 34th Technical Graduate course, 65th Integrated course, 20th Lady Cadet course, 5th Basic Military Training course, faculty members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is indeed a matter of great honor and privilege for me to review today's passing out parade. First and foremost, let me congratulate all graduating cadets and their families on this auspicious occasion. I would also like to extend my heartiest felicitations to the cadets of our brotherly countries on completion of their military training at Pakistan Military Academy. My dear cadets, graduating from this illustrious institution is indeed a matter of great honor and pride. Today I see that pride on your beaming faces, just as I see it reflected on the faces of your loved ones sitting around the square. You all deserve this moment of fulfillment. You, for your remarkable hard work and dedication, and your families for all the patience and support that was lent to you by them during your training. My dear cadets, you should be rightly proud of the fact that you are about to begin your careers in a professionally distinguished and a battle-hardened army, which has a long list of successful campaigns to its credit, both in conventional and sub-conventional domains. Pakistan Army, with full support and confidence of the nation, has successfully turned the tide against the menace
of terrorism in the last two decades and has ensured that organized terrorism is decisively rooted out from Pakistan. This is indeed a unique accomplishment that not many countries or armies can claim. For me personally, this day assumed nostalgic significance because 42 years back, I was standing here where you're standing today and never thought that one day I would have the honor of commanding this remarkable army. Today, as I review the passing out parade, I feel envious of you who are now embarking on a path which I treaded for more than 4 decades, a path of selfless devotion to duty, patriotism, sacrifice, and a unique privilege of leading the best officers and men both in peace and war. I therefore wish you the same luck and Godspeed for your future endeavors and careers. My dear cadets, on 12th August this year, during my speech to the graduating cadets of Royal Military Academy, Sandhurst, I highlighted certain universally accepted cardinals and traits of military leadership, which I intend repeating here for your future guidance. Frankly speaking, even without possessing these traits, you may still become an officer, but surely you can't command and become a successful leader of men in combat. So please understand and memorize the essence of these cardinals and traits. First, remember that no one is born with professional knowledge. It has to be acquired through constant pursuit. Without it, you cannot achieve professional competence, which in turn is the hallmark of successful military leadership. The journey that awaits you is challenging as well as exciting. The demands of professional military service will be much high as you grow in service. You need to equip yourself with the lofty attributes of leadership, with clear sense of purpose to gain respect and trust of your subordinates. It is only through development of unwavering trust and confidence that you can instill a spirit de corps in your under command, which will hold you together in times of crisis. You must also understand that persona of a just and impartial commander who exhibits merit in dispensation of reward and punishment is the one who will earn unconditional loyalty and obedience of his under command. As a leader, you need to have courage and ability to take difficult decisions and then accept full responsibility. Correct decision making requires competence and confidence, which can only be acquired through high-class military education, rigorous training, and continuous study of military history. In the words of Sir Basil Whittle Hart, and I quote, "An officer who has not studied military history as a science is of little use beyond the rank of a captain." Remember the value of keeping up a brave face in front of your men when you are as shattered and frightened inside as all of them in a life and death situation. The contagious energy that you will instill in your men when you lead them by example and not merely by words. Remember, when a lot of lead is flying in the air in the battlefield, an officer never says advance. He always says, follow me. The importance of keeping the well-being of your troops ahead of your own is the hallmark of a successful military leader. The essence of the last point cannot be better articulated than what was said by Field Marshal Philip Walhouse Chetwood, who said, and I quote, "The safety, honor, and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare, comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time," end quote. These eternal words are boldly etched even today on the walls of Brigadier Francis Ingle Memorial Hall in Pakistan Military Academy to remind every cadet officer of the importance of these essential cardinals of military leadership. Ladies and gentlemen, Pakistan is a peace-loving country. In our quest for peace, we have extended sincere and all-out efforts to evolve good neighborly relations with all our neighbors and regional countries. We are trying our best to break the political logjam
which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. People of South Asia, like the rest of the world, deserve prosperity and better living conditions. This can only happen with sustained economic growth, development, and above all, lasting peace. Therefore, we must strive hard to keep the flames of war away from the region. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change, and disease. The world has changed, so should we, as the price of status quo will be devastating for all of us. However, I must highlight here that our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interests and every inch of our motherland. I must remind you that we have paid both in blood and kind to safeguard our sovereignty and integrity. Thousands of valiant sons have sacrificed their lives to enable us reach the place where we stand today. My dear cadets, you are entering the service at a time when the challenges facing the country are complex and multifaceted. Hence, your responsibilities are far greater and more demanding than that of your predecessors. You have chosen to serve and protect your motherland, which demands the highest level of dedication, sense of purpose, and sacrifice. This pledge must never be undermined, as you have been amply equipped and prepared to diligently overpower future challenges and emerge victorious. I am highly optimistic and assured by your exemplary display of discipline and professionalism that the prestige, security, and safety of our country is in safe hands. As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty, and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. At the end, I compliment Commandant and his team for a job very well done, and once again congratulate you on your hard-earned and well-deserved commission in the Army. My special felicitations to the champion company and those cadets who have earned distinctions for their outstanding performance. Do remember, it is the beginning of a long journey and not the end. Live your life to the fullest while respecting the morals and ethical values of our religion and culture. Also jealously guard and uphold our centuries-old military ethos and traditions. I am confident that you will embellish the proud pennants of your regiments and battalions which you are about to join. May Allah be your guide and protector. Ameen. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad.
अब सीनियर डिवीजन कौमी परचम और पीएमए निशान लिए हुए आहिस्ता चल से परेड ग्राउंड से रुखसत होगा। Ladies and gentlemen, now senior division will march off from Rafiullah Drill Square in slow march, along with the national standard and regimental colors. की जुम्बिश, तेरी आंख का इशारा, तेरे दुश्मनों पे आफत, तेरे कहर का शरारा, यही बांकपन है तेरा, यही तेरी कज कुलाही। मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। दिन साथ थे, आज रुखसत हुए दोस्तों बाअमाने खुदा, मिल के झेली बहुत सख्तियां नरमियां, किस कदर सर्दियां गर्मियां, इस जवानी में भी कितने पैमान हैं, कल्ब में कितने अरमान हैं। इतने दिन साथ थे, आज रुखसत हुए दोस्तों बाअमाने खुदा, सामने रास्ते ज़ौक़ो शौक़े अमल, अमन हो इसकी खातिर कबूल, मिल्लते पाक की खिदमते बेकरा, ए वतन अज़मते जावेदा। इतने दिन साथ थे, आज रुखसत हुए दोस्तों बाअमाने खुदा। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इसी रूज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मान व मकान और भी हैं। कनागत ना कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं।
खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे।